हेलो दोस्तों, स्वागत है कुछ भी में। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता, भाग 11। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झेंप गया। पाजी कही की बहुत बेशरम हो गई है। पहले मुझसे बोल नहीं निकलता था, तुमने और दीदी ने ही तो किया है बेशरम। हम क्या करें, पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, ये माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, ये बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट न होगा। शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले, हम लोग रीति रस्म के कायल हैं नहीं। आप जितना चाहें रीति रस्म अपने मन से कर लें। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोले, हमारे तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं। और फिर लड़की की बुआ तो ये कभी नहीं स्वीकार करेगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वो इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा, तभी वो राजी हुआ है। इसलिए इसे आप मान ही लें। फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो सुबह से शीघ्र। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ कहिए तो मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंस कर बोले। कुछ देर तक बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर ने हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली, उसे उलट पुलट कर देखा और बोली, एक ऊ आए रहन जूताखोर। एक ठो कागज थमाई के चले गए और गहरी सांस लेकर चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वो माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। ये तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। ये भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लें और 15 दिन के अंदर लौटें। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, ये सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय ये किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट के दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम होती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है। चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा अपने पलंग पर बैठे सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वो माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशआर लिखे हुए हैं जो गेसू ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा। चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? छी। और ये माला सामने रखी क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी कि बतलाओ बतलाओ, बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वो उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो ये माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप, गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसू नहीं है, मुझे गेसू की बहुत याद आ रही है।
क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफ़ा उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजे भी हमारी हो न सकी, तूफान भी हमारा हो न सका। वाह, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। चंदर ने कहा, आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करती। सुधा बोली, देखो चंदर, देखो जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे, तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, पापा को समझा लूंगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई। महीने भर बाद मेरी सुधा थोड़ी देर चुप हो गई। और दूसरी बात उसकी, जो मैंने तुम्हें बताई थी, जब उसने कहा था कि जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुक चुके हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमसे पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है ही देवता मेरे। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहाँ रहूंगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं गेसु के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ। चंदर एक फीकी सी हंस के बोला, क्या अब जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब कुछ छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पर चलें, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था, और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं के अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर के शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरिया बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई, जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवा कर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाले कोठरी में कुल्हड़, पत्तले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजिन और बिनती में घंटों भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे का ब्याह किए हो, तकतरनी जैसी जबान चलाए लियो, अब यही हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हऊ, तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भिजवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगौरी दरवाई, चावल की कचौरियां बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांधकर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजिन तथा गांव के महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वो सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बाहर डालती और इसके बाद नहाकर तरकारी काटती। उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर आगे कुछ हिसाब किताब लिखता तो हिसाब किताब लिखती। फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बिनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था।
जैसे रेशम। लेकिन रेशम की चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुंभला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। वो थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वो बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलछला आते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा लग रहा था वो घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वो रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं। बिनती कहती तो एक गहरी सांस लेकर अपने गहरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी न किया हो अपनी जिंदगी में। सोनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, शामियाने का इंतज़ाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम, खाने परोसने के लिए बर्तनों का इंतज़ाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था कि वो सिर पटक दे। वो सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उसे पूछता, खाती क्यों नहीं। खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती, और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़ककर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है, उसे बुला लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूखे होठ, बाल रूखे, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कराए चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है। अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हों। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकाली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई हो। चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर। गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का, क्षमा करना। मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट करके आंखें पोंछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात कभी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या। छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखे। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा। एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पति देव ने आज्ञा दे दी तो आऊंगी आपके यहाँ, उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुरा न मान जाए। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली, चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, कार्ड वहीं ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बातें करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सका। अब क्या करना है चंदर, जैसा कह रहे हो वैसा तो कर रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है क्या, बता दो, वो भी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के। बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारे जान के गाहक हो गई है। हमारे कमरे में लाई ये सब, टांगे तोड़ दूंगी पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया सुधा। और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन ये जिंदगी थी जहाँ पर प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तश्तरी, कुल्हड़, कालीने, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तले धुलवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों के बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज में डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण छत विछत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उसी समय उसे शादी के साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और वो जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह से चला दिया था। वो एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था, एक पल भी उसे चैन नहीं था, एक पल भी वो नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वो बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थी कि उसके कानों से टकरा कर चली जाती थी, आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था, बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वो खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़ी पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत गाए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूजते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वो व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाक्य चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई, बारात आने के एक दिन पहले, उस छत पर जहां सुधा पड़ी रो रही थी। चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वो पता नहीं क्यों बचना चाहता था, अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वो इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वो इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही उसे नींद जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई, जहां उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतर मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको भी चक्कर आ जाएगा। वो अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर के तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरे मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चुकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। न चेहरे पर सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लुटी है, वरन आवाज भी लुट गई है और नीरवता भी। वैभव भी लुट गया है और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई, चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींच कर बोला, सुधा इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम ही को देख कर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ, और तुम यही कर रही हो? सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो उठी, चंदर अब क्या होगा? चंदर के समझ में नहीं आया वो क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वो रो नहीं सकता था। उसके मन पर कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था, लेकिन वो तड़प उठा। सुधा, वो घबरा कर बोला, सुधा तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँव में मुंह छिपाए थी। उठकर बैठो सुधा, ठीक से। इतना समझ बूझ कर ये सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर। पापा से कह दो आज तो बोल ले, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वो फपक फपक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई
और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे ये रुआई अच्छी नहीं लगती। ये भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, भावुकता से क्या फायदा है? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के 2 हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वो घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई। जाने कहाँ मर गई मुझौसी? अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा न लगते। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार, मस्ती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढ कर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज़ में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे है ना, खा लो चंदर। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छुपाकर नान खटाई लाई थी, आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं। आंसू बहुत बहते गए। सुधा खिलाती गई, वो खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी भर दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रोने लगा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमजोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज लड़ तो लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी, इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे। बिनती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूंगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा, कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला आया। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वो जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगकर बोला, कहाँ चले कपूर? नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और वो खींचकर चंदर को ले गया, अपने बगल के मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे, लो समोसा खाओ। कैलाश ने कहा। चंदर सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह म्या, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम ही पे होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो ये नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, आपकी दुआ है। चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े।